दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइब्रॉयड के बारे में। फाइब्रॉयड क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या ये कैंसरस होता है या कैंसरस नहीं होता है, इसके साथ में होम्योपैथिक में कौन सी दवाएँ इसमें यूज़ की जाती हैं और बहुत सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। तो आइए फाइब्रॉयड के बारे में बात करें। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा लेकर के आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को भी दबा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लगा कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। फाइब्रॉयड दोस्तों शुरू होता है बच्चेदानी के अंदर में। बच्चेदानी के अंदर में फाइब्रॉयड का मतलब ये होता है कि ये अपनी तरफ से कोई एक्सेस या बाहर की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि जो फाइब्रॉयड अगर बच्चेदानी की जो अंदर की चीज़ें होती हैं या उसी से कह सकते हैं कि जो फाइब्रॉयड बच्चेदानी का जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से ही ये डेवलप होता है। ठीक, फाइब्रॉयड के बारे में हम आज बात करेंगे। फाइब्रॉयड बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी की कोशिका से ही ये उत्पन्न होता है। और बच्चेदानी का जो एरिया होता है, अगर हम बात करें सपोज कि बच्चेदानी है ये, ठीक है, तो इसका अगर ये पोर्शन है एक तरफ का, अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है इसी की जो कोशिका होती है, इसी से ये ट्यूमर या रसौली या फाइब्रॉयड डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होता है और ये इसके अलग अलग जगह पे हो सकता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे होने के आधार पर इसका अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन टोटली होता है फाइब्रॉयड ही। इसको जनरली लियोमायोमा या मायोमा के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये कभी भी कैंसरस नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा नॉन कैंसरस होता है, लेकिन हाँ इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बॉडी पे ज़रूर दिखते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स बॉडी पे क्या दिखते हैं कि यह हैवी ब्लीडिंग को कॉज करता है। मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्लॉट उसके साथ में निकल सकते हैं, कभी कभी ये फाइब्रॉयड टूट करके बाहर निकल आता है। इसके साथ में कमर में दर्द, पेन, मेंसेस से पहले बहुत दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स के साथ में आ सकते हैं। इसके अलावा बार बार स्टूल पास होना या बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन पास होना या पेट में दर्द महसूस होना, यूरिन जाने में तकलीफ़ होना, यूरिन थोड़ी सी हो बाद में फिर से दोबारा महसूस हो, इस तरह की फीलिंग होना, लैट्रिन बार बार होना, इस तरह के सिम्टम इसकी वजह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ट्यूमर के बारे में, कि ये जो ट्यूमर होता है जिसको हम लोग फाइब्रॉयड कहते हैं या रसौली कहते हैं, ये जो यूट्रस है इस यूट्रस के अलग अलग जगह पे पाया जाता है। ये ज़्यादातर एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से होता है। इसका एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये ज़्यादा होता है 16 साल से लेकर के और 50 साल की उम्र की लेडीज़ के अंदर में, उनमें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसकी अधिकता की वजह से ही इसका डेवलपमेंट या इसका निर्माण होता है बॉडी में। इसका एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं है कि किस वजह से होता है, लेकिन ये माना गया है कि इसकी वजह से होना, क्योंकि इसका कारण एक है, मानने का एक कारण ये भी है कि चूँकि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल जब मेंसेस समाप्त होता है, तो मेंसेस समाप्त को या मेनोपॉज जिसको हम बोलते हैं कि मेंसेस जब समाप्त होने की कंडीशन होती है, तो जिनके अंदर भी ये फाइब्रॉयड डेवलप हो रहा होता है, जैसे जैसे मेंसेस समाप्त होता है, मेंसेस समाप्त होने के बाद में इसका साइज ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन हाँ इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होना, पेन होना, कमर में दर्द होना, पेट के अंदर में दर्द होना, बाथरूम बार बार लगना, लैट्रिन बार बार महसूस होना, पूरी तरह से लैट्रिन साफ़ न होना, बाथरूम पूरी तरह से साफ़ न होना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से। ये कि जब मेंसेस शुरू होता है उस समय से लेकर के और जब मेंसेस समाप्त होता है, जिस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, उस समय ये ज़्यादा तकलीफ़ें लेडीज़ के अंदर में देखने को आती हैं। इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो ये बिल्कुल छोटे से साइज़ से शुरू होकर के, जैसे आप कह लीजिए कि सेब का जो दाना होता है या सेब का जो बीज होता है, इस साइज़ से छोटा से शुरू होकर के और ये बड़ा होते होते किसी भी आकार का, आपको अंगूर के बराबर या सेब के बराबर या इससे भी बड़ा आकार का हो सकता है। डिपेंड करता है एस्ट्रोजन का लेवल क्या है या बॉडी में हार्मोन का डिसबैलेंस किस लेवल पे है, उसके आधार पर ये अलग अलग साइज़ का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का ये पाया जाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इसमें बढ़ता जाता है या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता चला जाता है। यूट्रस है, यूट्रस के अंदर का जो सेल है उस सेल से ही डेवलप होता है। ये कोई बाहर का पार्टिकल नहीं होता, बाहर की चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अंदर में ऐसा नहीं होता कि बाहर की कोई चीज़ पाई जाती है या बाहर का कोई पस सेल्स है या कोई अभी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। ये कोशिका के अंदर ही, कोशिका से ही डेवलप होने वाला एक स्ट्रक्चर है बॉडी का। तो इसके अंदर कोशिका की जो चीज़ें होती है वही पाई जाती हैं।
ठीक है, इसमें कोई अलग से चीज़ नहीं पाई जाती, ये इसकी खास बात होती है। नॉन कैंसरस होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और मोटापा एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कि जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है उनके अंदर में इसके डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में मोटापा अगर कम है तो इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, कितने प्रकार का होता है। तो ये बेसिकली इसका जो प्रकार होता है वो कई प्रकार का होता है, और ये डिपेंड करता है कि जो फाइब्रॉयड है किस जगह पे है, जगह के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। जैसे एक होता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉयड। सब म्यूकोसल फाइब्रॉयड का मतलब क्या होता है कि अगर ये सपोज यूट्रस है तो यूट्रस की जो अंदर की दीवार होती है, उस अंदर की दीवार से लगा हुआ जो फाइब्रॉयड होता है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉयड। ठीक है, ये दीवार पे होता है। अब ये वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन ये पैदा करता है ब्लीडिंग का। क्योंकि जब मेंसेस के दौरान में इसकी जो इंडोमेट्रियम की जो बाहर की लेयर है, जब ये निकल करके बाहर आती है तो उसके साथ साथ में ये भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये अगर अंदर लगा हुआ है, अगर ये नहीं निकल पाया तो इसके साथ में इससे चूँकि ब्लड वेसल्स बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होती है, पेन की संभावना ज़्यादा होती है उसकी वजह से। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अंदर है तो बॉडी उसको चाहता है बाहर निकालना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर कंडीशंस में ये देखने को आता है कि हैवी ब्लीडिंग होना, दर्द होना, मेंसेस से पहले दर्द का शुरू हो जाना या और तकलीफ़ें, तो ये सब चीज़ें देखने को आती हैं इस कंडीशन में। ठीक है, दूसरा होता है सब सीरोसल फाइब्रॉयड। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर की, या सीरोसा की जो लाइनिंग होती है अंदर की, इसके नीचे की लेयर, वहाँ पे जो फाइब्रॉयड पाया जाता है उसको बोलते हैं सब सीरोसल फाइब्रॉयड। ये पाया जाता है, ये बिल्कुल जो लाइनिंग होती है अंदर की, इसके अंदर की जो लेयर होती है, इसको कह सकते हैं कि जो बच्चेदानी के अंदर का लेयर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पेन का होना ज़्यादा है, ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं। इसकी वजह से चूँकि ये अंदरूनी चीज़ों में होती है तो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे भी ये तकलीफ़ देना शुरू कर देती है, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड का मतलब क्या होता है कि ये वो फाइब्रॉयड होता है जो कि इसकी जो लेयर है, इस लेयर पे ये अंदर की बात है। अब इसके जो बाहर का पोर्शन होता है इससे लगा हुआ होता है। ठीक है, इस पे लगा हुआ होता है, अंदर के साइड में नहीं होता है, ये बाहर की तरफ होता है। बाहर होने से क्या होता है कि ये तब तक कोई लक्षण बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता जब तक कि इसका साइज बड़ा ना हो जाए। ठीक है, जब ये बड़ा होता है तो ये पीछे रीढ़ की हड्डी है या उसके आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कंप्रेस करता है, दबाव देता है, वहाँ की सिचुएशंस को डिस्टर्ब करता है। मे भी हो सकता है कि ये जो बच्चेदानी के पास में ब्लैडर होता है तो ब्लैडर को कंप्रेस करे, दबाव दे, तो बार बार बाथरूम की संभावना हो सकती है। वहाँ पे रेक्टम की कंडीशंस होती है तो उसको ये दबाव दे सकता है, जिसकी वजह से बार बार लैट्रिन की कंडीशंस हो सकती है। पीछे रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसकी वजह से। एज इट इज ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ये छोटा है तो कोई सिचुएशन इसमें नहीं आएगी, कोई भी इसमें सिम्टम नहीं आएगा। जब इसकी संरचना इसकी जो है थोड़ी जब बड़ी हो जाएगी, साइज इसका बड़ा हो जाएगा, किसी चीज़ को दबाव देने की कंडीशन में आ जाएगा, तभी इसके सिम्टम आते हैं। अगला होता है पेडंकुलेटेड फाइब्रॉयड। पेडंकुलेटेड फाइब्रॉयड का मतलब क्या होता है कि जो फाइब्रॉयड बच्चेदानी की जो दीवार होती है बाहर वाली, उस पर पेडंकल की तरह मतलब उभर वहाँ पे बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, इसको बोलते हैं पेडंकुलेटेड फाइब्रॉयड। ठीक है, एज इट इज इनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये रीढ़ की हड्डी के आसपास में अगर साइज इसकी बड़ी हो जा रही है तो उसको कंप्रेस करते हैं, दबाव देते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे तकलीफ हो सकती है, हम मीठा मीठा दर्द हमेशा बना रह सकता है। इसका पता तब चलता है जब इसको हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या MRI कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है। कभी कभी दर्द है, नॉर्मली ठीक नहीं होता, लंबे समय तक बना रह जाता है, या लैट्रिन है, बाथरूम में बार बार हो रही है, तो उन सारी कंडीशंस में ये फाइब्रॉयड के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एज इट इज अपने आप में कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करता है, इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होती है। अगला प्रकार होता है जो सर्वाइकल फाइब्रॉयड। सर्वाइकल फाइब्रॉयड वो फाइब्रॉयड जो सर्वाइकल का जो एरिया होता है, मतलब ये कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल। जैसे सपोज ये एरिया अगर इसका मुंह है तो इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल। तो ये अगर इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है, इसके एरिया के अंदर में अगर है ये, तो क्या होगा कि जब भी मेंसेस होगा तो उस दौरान में हैवी ब्लीडिंग को कॉज करेगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकालेगा सही से, जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी, पेन, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 5 तरह का फाइब्रॉयड होता है, ये इसकी अलग अलग लोकेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी में अगर फाइब्रॉयड है, रसौली है, तो उसके
या फाइब्रॉइड ट्यूमर है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ऐसे समझिए। इसके बारे में पीछे हमने बात किया, फिर भी एक चीज़ मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि ये एज इट इज़ कोई भी तकलीफ़ नहीं पैदा करता, लेकिन इसकी वजह से तकलीफ़ें हो सकती हैं। एक कारण बड़ा ये पैदा कर सकता है ये कि इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। इसकी वजह से जो बच्चेदानी में, चूँकि अगर ये अंदर के साइड में है ये, तो बच्चा ठहर नहीं सकता है, मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो मिसकैरेज अगर हो रहा है तो एक बार ज़रूर अल्ट्रासाउंड करा करके इस चीज़ को पता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर फाइब्रॉइड है, रसौली है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा हो। तो मिसकैरेज को ठीक करने का जो एक या कह सकते हैं कि मिसकैरेज होने का एक बड़ा कारण रसौली या फाइब्रॉइड या ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा ये जो पीछे और जो दूसरे ऑर्गन्स है, रीढ़ की हड्डी में बैक पेन क्रिएट कर सकता है। नीचे की तरफ आपका मलाशय है, रेक्टम है, तो उसको ये कंप्रेस कर सकता है, बार बार लैट्रिन का होना, बार बार यूरिन का होना, ब्लैडर को कंप्रेस कर सकता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ये सारे लक्षण की वजह से ही हमको पता चलता है कि हाँ, हो सकता है कि अंदर फाइब्रॉइड हो। ज़्यादातर हैवी ब्लीडिंग की वजह से पता चलता है। ठीक है, और जब ये कंफर्म नहीं होता तो वहाँ पे दूसरे चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे हम कंफर्म कर सकें, जैसे अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है या और दूसरी जांचें हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसके होने के कारण क्या है, तो इसके होने का जो सबसे बड़ा कारण ये होता है, पहली बात तो इसका होने का कोई एग्जैक्ट कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखा गया है कि एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है, ज़्यादातर ये आपको पता ही है कि 16 साल से लेकर के और 50 साल की उम्र तक इस बीच में एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, तो उस कंडीशन में इसके होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और 60 साल के बाद ये जब जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे जो फाइब्रॉइड अंदर बना है वो धीरे धीरे सूख करके छोटा होता चला जाता है। तो ये माना जाता है कि एस्ट्रोजन एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर कोई हेरिडिटरी कंडीशन है, मतलब अगर कोई आनुवंशिक है, फैमिली में सिस्टर को, मदर को या किसी और को हुआ है, तो भी एक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये होता है कि जो लोग के अंदर मोटापा की संभावना होती है या जो हेल्दी होते हैं उनके अंदर हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है, तो उस कंडीशन में भी एक संभावना होती है फाइब्रॉइड के पनपने की। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि ऐसे लोग जो कि कम उम्र में जिनको मेंसेस शुरू हो जाता है, तो उनके अंदर भी एक संभावना हो जाती है कि उनके अंदर में जो हार्मोन का लेवल होता है वो डिस्टर्ब होगा या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी ये होने की संभावना होती है फाइब्रॉइड की। या ऐसे लोग जो पिल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी एक संभावना होती है कि उनके अंदर में हार्मोन का डिस्टर्बेंस होगा और फाइब्रॉइड पनप सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके अंदर में अल्कोहल लेने की प्रवृत्ति है, वियर की कंडीशंस है, तो उनके अंदर हो सकता है। या फिर ऐसी कंडीशन में जबकि हमारा जो खान पान है, हम जो नॉर्मल चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे कच्ची चीज़ें नहीं खाते हैं, बाहर की चीज़ें, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है ना, तो ये सारे बड़े सारे कारण होते हैं। इवन एक बड़ा कारण होता है इंसुलिन अगर डिस्टर्ब है तो इंसुलिन के डिस्टर्ब होने की वजह से भी फाइब्रॉइड डेवलप होने की संभावना होती है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये कंडीशंस हो सकती है। तो अगर हमको इसको सही करना है तो हमको अपने खान पान को भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अगर खान पान हमारा सही है तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मली कंट्रोल में होनी शुरू हो जाती है। हार्मोन का लेवल नॉर्मल होता है तो और सारी चीज़ें भी सही होनी शुरू हो जाती हैं। एक बड़ा कारण होता है विटामिन डी की कमी होना या मीट मांस का सेवन करना, इस कारण से भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमको क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। वही सारी चीज़ें जो कि जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ रही हैं, उन सारी चीज़ों को हमको कम कर देना चाहिए। जैसे अगर हम शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमको थोड़ा सूर्य के धूप में प्रकाश में जाना चाहिए या ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे विटामिन डी मिले। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन या पिल्स का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा खाने में हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जी, फल, इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मीट मांस या बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको अगर होने की संभावना तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को घर में परिवार में हुआ है तो अपना बचाव खुद करना चाहिए, अपने वजन का नियंत्रण करना चाहिए जिससे ये चीज़ें आगे न बढ़ पाए। एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से जो एक्सेस फैट है वो हमारा रिड्यूस होता है, तो एक्सरसाइज भी एक अच्छा कारण बन जाता है इसको सही करने में। इसके डायग्नोसिस के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसमें अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी,
इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में आपको पता ही है कि बाहर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एमआरआई में जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जहाँ पे दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि फाइब्रॉइड छोटे साइज़ का पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए एमआरआई का इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोस्कोपी होती है जहाँ पे छेद करके बॉडी में और डाल करके देखा जाता है कि यूट्रस के बाहर के साइड में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है ना, उसको देखने के लिए पास से दूरबीन डाल करके देखा जाता है। हिस्टेरोस्कोपी में बच्चे जो वेजाइना होता है उसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट डाल करके देखा जाता है कि यूट्रस के आसपास में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है ना। तो ये बेसिकली इसको डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिसके आधार पर हम इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं हैं जो फाइब्रॉइड को ठीक करने में काम आती हैं। तो फाइब्रॉइड को ठीक करने में जो काम आती है उसमें सबसे जो पहली दवा है वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम में। अगर कंफर्म हो गया है कि फाइब्रॉइड है तो एक जनरल मेडिसिन है जिसका हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेकर के इसका आप लगातार सेवन कर सकते हैं। ये फाइब्रॉइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन में जबकि फाइब्रॉइड की कंडीशन हो, फाइब्रॉइड की टेंडेंसी हो, तो वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हैवी ब्लीडिंग की कंडीशंस होती है। ठीक है। दूसरी दवा है थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस। थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस उस कंडीशन में दी जाती है जबकि ब्लीडिंग के साथ साथ में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेनफुल अगर है तो उस कंडीशन के लिए थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मदर टिंचर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है उस पेन को रिलीव करने के लिए और जो ब्लीडिंग है उसको सही करने के लिए। तीसरी दवा है दोस्तों वो है आरएम म्यूर नेट्रोसम। आरएम म्यूर नेट्रोसम 3x पोटेंसी में 4 टैबलेट दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। जब फाइब्रॉइड की टेंडेंसी हो जाती है तो उसकी कंडीशन में बहुत ही पेक्यूलियर मेडिसिन मानी जाती है। इसका इस्तेमाल करने से फाइब्रॉइड की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जो बार बार फाइब्रॉइड होने की संभावना होती है वो फाइब्रॉइड भी धीरे धीरे सूख करके सही हो जाते हैं। और चौथी दवा है थूजा 200 पार के सुबह शाम में आप इसको ले सकते हैं और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं कई महीनों तक। अमूमन 3 से 6 महीने तक इसका इस्तेमाल करने से अगर आपको रिलीफ महसूस होता है तो आप इस दवा को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या अगर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में जानना हो, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है उसको आप फाइंड आउट करा सकते हैं किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के, जिसमें केस टेकिंग की जाती है। ये जनरल मेडिसिन से जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा लंबे समय तक, मे भी हो सकता है 6 महीना हो, साल भर हो, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके फाइब्रॉइड की जो संरचना है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी कम होती चली जाएगी, जो पेन है वो भी कम होता चला जाएगा और उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो भी कम होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी बात रही आज फाइब्रॉइड के बारे में, रसौली के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और भी अपने लोगों से शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। और जो जनरल मेडिसिन मैंने बताई ये आपके बड़ी काम आने वाली है। इसका अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करा करके इसका एक पता भी कर सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है अंदर की। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स आया है। आप ज़रूर अपने कमेंट से और लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।